बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, कई स्टोरीज़ आज के इस प्रोग्राम में शामिल की जा सकती हैं और कई पर बात हो सकती है। कई मौज़ूआत ऐसे होते हैं हमारे यहाँ कि जिस पर बात करना बड़ा आसान भी है और कुछ मौज़ूआत तो ऐसे हैं कि जिस पर बात करना इंतहाई तरीन मुश्किल तरीन काम होता है। तो यकीनी तौर पर मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरी कोशिश करता है कि जिस मौज़ूआत पर, जिन उन्वानात पर, जिन टॉपिक्स पर बात करना निस्बतन आसान हो उसी पर बात की जाए। इसी में जान खलासी भी हो जाती है और बात आगे कन्वे भी अच्छे अंदाज में हो सकती है। तो यही आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसे मौज़ूआत को, कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने अपने अंदाज में लाने की कोशिश करेंगे। आप वो तमाम अहबाब जो हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, शौक़ से देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और आपको इख्तिलाफ़ राय का पूरा हक़ है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारी इस ट्रांसमिशन का। आप इख्तिलाफ़ का पूरा हक़ रखते हैं और अगर आप किसी बात पर मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं या इसका कोई हल तलाश करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्या महसूस किया इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में होने वाली बातों से, और फिर आप रिप्लाई में क्या चाहते हैं, क्या वजाहत मज़ीद चाहते हैं। तो हो सकता है कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कुछ वजाहतें भी हम आपके सामने पेश कर सकें। लेकिन बहरहाल ये एक इंसानी कोशिश है और इसमें कोई कमी पेशी के इम्कानात होते हैं और इस पर आपको पूरी तरह किसी भी अंदाज़ में इख्तिलाफ़ का हक़ हासिल है। बात में आगाज़ करूँगा जी जनरल इलेक्शंस की। जनरल इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं 8 फरवरी, पहले 11 फरवरी था, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। इसके बाद सदर ममलिकत ने इसको 8 फरवरी की डेट पर लॉक किया है। तो 8 फरवरी के इलेक्शन में एक्चुअली इस 8 फरवरी के इलेक्शन को पूरी दुनिया की निगाहें हमारे इस इलेक्शन पर हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब भी आवाम को, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने कई लोगों से ये बावर करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से पूछने की कोशिश की, मीडिया, सोशल मीडिया और कई जगहों पर जहाँ भी आम लोगों का एक्सेस है वहाँ पर पूछने की कोशिश की। कोई भी शख्स, मेरा ख्याल से 80 से 90% लोग जो हैं वो अब भी यही कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये इतनी अनसर्टेनिटी, ये इतनी जो लोगों के अंदर एक मायूसी की फ़िज़ा कायम है, इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा होता रहा? क्यों अब तक इस पर बात नहीं हुई और क्यों अवामुन्नास को अपने फ़ैसलों में, जो भी फ़ैसला साज इदारे हैं, उन्होंने क्यों अवाम को इस हद तक मायूस कर दिया है या मायूसी की उस दहलीज़ तक हम पहुँचे हुए हैं कि आज अवाम इलेक्शन अनाउंस, यहाँ पे एक्टिविटीज़ का आगाज़ होना चाहिए, जहाँ सालों, एक साल पहले इलेक्शन एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो जाता है, वहाँ चंद माह बाकी हैं और इलेक्शन का कोई सरपैर नहीं। कुछ जमातों ने थोड़ी सी हलचल मचाई है लेकिन ये ना होने के बराबर है। इलेक्शन का जो माहौल बनता है वो अवामी रुझान से और अवामी ज़बान से बनता है, लेकिन बदकिस्मती से अब तक अवामी ज़बान खामोश है। और मेरा ख़्याल है कि इसकी वजूहात पर हमें गौर करना चाहिए, बखूबी गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर सकती है। जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, इस पर यकीनी तौर पर बड़ी दाद व तहसीन हासिल की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब इसको यकीनी बनाना हुआ ये है, माजी में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर ममलिकत और दीगर जितने भी फ़ैसला साज इदारे हैं उन्होंने डेट अनाउंस की थी। आपको याद होगा एक तारीख़ अनाउंस हो चुकी थी और उस तारीख़ पर इलेक्शन नहीं करवाया गया। ये है वो नुक्ता, ये है वो पॉइंट जिस पर शायद रियासतें हिल जाती हैं। निज़ाम अदल जो है वो हरकत में आ जाता है, इंतहाई हरकत में आ जाता है और फ़ैसला साज़ों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इलेक्शन नहीं होना, उनको कम अज़ कम बासपुर्स की जाती है कि क्या वजूहात हैं, किस वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा या नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, उस वक्त तो नहीं पूछा, आज भी नहीं पूछा गया और अब सिर्फ नई तारीख के साथ इस पूरे मामले को रैप अप करने की जो कोशिश की गई है, खुदा करे, मैं तो कह रहा हूँ खुदा करे, कई लोग ऐसे करें कि अब भी हो जाए,
अब भी हो जाए, खुश असलूबी के साथ हो जाए, तमाम सियासी जमातों को पूरी पूरी आज़ादी हो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो भी पानी सर से नहीं गुजरा। मेरा ख्याल है कि अब भी वक्त है कि हम अपनी इस कोशिशों को जारी रखें और 8 फरवरी के इलेक्शन को एक ट्रांसपेरेंट, शफाफ, दुनिया की निगाहों में एक मॉरली जो है वो अपग्रेडेड इलेक्शन, जिसमें हर किसी को ये हक हासिल हो कि वो अपनी हक राय दही इस्तेमाल कर सके, और हर पार्टी को ये हक हो कि वो आज़ादी के साथ अपना पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचा सके। तो ये एक जनरल इलेक्शन का जो एक माहौल अब तक नहीं बन पाया, इसकी वजूहात का मैंने अपने अंदाज में ज़िक्र करने की कोशिश की है। मैं भी किस्म कुछ कमी बेशी रह गई हो, लेकिन असल हकीकत यही है कि अवाम अब भी इस इलेक्शन को होता नहीं देख रहे, और इसमें किसका कसूर है मुझे और आपको और उन तमाम फैसला साज इदारों को सोचना चाहिए। तरक्याती कामों की बात करते हैं नाज़रीन कराम। तरक्याती काम वैसे जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, और सुना यह है कि पंजाब में तो बहुत तेज़ी से जारी है। निगरान हुकूमत की सरपरस्ती में निगरान हुकूमतें, यकीनी तौर पर मैं और आप बखूबी जानते हैं कि निगरान हुकूमतों का काम ख़ास एक सिंगल पॉइंट और 1 पॉइंट एजेंडा जो सबसे फोकस होता है, अगर कोई एमरजेंसी के मामलात ना हो तो सिंगल पॉइंट एजेंडा इलेक्शन, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराना होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमतें पिछले 1.5-2 साल से जारी और सारी हैं, कुछ की तो मियाद भी ख़त्म हो चुकी है आइनी तौर पे, लेकिन बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी और वक्त मौका मिला तो बात होगी। तो निगरान हुकूमतों के ज़ेर सरपरस्ती तरक्याती कामों का एक सिलसिला जो जारी है, ये कहाँ तक आइनी हुदूद व क़ुयूद को पूरा करता है या इससे तजावुज़ तो नहीं है, ये भी एक सवाल है और इस पर भी गौर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तरक्याती काम जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार रहते हैं अगर इलेक्शन ना हो तो। बदकिस्मती है कि हम एक छोटी सी सड़क, जिससे 5-10 किलोमीटर की सड़क, दुनिया में ये एक छोटी सी सड़क कहलाती है 5-10 किलोमीटर की सड़क जो है, लेकिन इस पर भी हम जो है वो न जाने क्यों इतना वावेला मचा देते हैं, और इतने सारी हुदूद व क़ुयूद। एक तो एक सिस्टम हमें समझ नहीं रहा कि दुनिया जो है वो 600 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से और 1200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेन्स पर जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक ट्रेन्स हो गई और ऑटो ट्रेन्स हो गई और रोबोटिक ट्रेन्स हो गई। दुनिया इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, बल्कि जापान और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक, चलें हम जापान से ताल्लुक़ नहीं, जापान से अपना कोई कंपैरिजन नहीं करते, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, भारत में जदीद ट्रेन सिस्टम जो है वो एक अरसे से साल हर साल से जारी है। उन्होंने उस सिस्टम को जो अंग्रेज़ों के दौर का था, अंग्रेज़ों के दौर के सिस्टम को उन्होंने मुसलसल अपग्रेड किया। आज अगर भारत की वो ट्रेनें, राजधानी ट्रेन जिसे एक ज़माने में बड़ी जो है वो अहमियत हासिल थी, दिल्ली के लिए चलती है, बॉम्बे से दिल्ली, आज अगर उसे आप देखें और उसका अंदरूनी और बैरूनी मंज़र देखें, उनके प्लेटफॉर्म्स देखें, तो ये एयरपोर्ट से भी कम नहीं है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा काम हुआ कि पाकिस्तान जो है उसने ट्रेन सिस्टम को और पटरियों को छोड़कर सड़कों की तरफ आने की कोशिश की, और सड़कों पर न सिर्फ ये कि एक तो बेहंगम तरीके से ट्रैफिक का वैसे ही बड़ा रुझान है, उन चौड़ी सड़कों को मज़ीद श्रिंक करके उस पर एक स्पेशल ग्रीन बस, ऑरेंज लाइन और रेड लाइन, इस किस्म की बसों की तरफ गए। क्या वजह है कि हम ट्रेन सिस्टम को और ट्रेन सिस्टम को जो पटरियाँ अंग्रेज़ों के दौर की लगी हुई हैं, उसमें शायद ही चंद 100 या चंद हज़ार किलोमीटर का हमने इजाफा किया हो, बल्कि ये भी मैं अपनी दानिश में कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई खातिर खा इजाफा हो पाया। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्या बड़े बड़े दावे, जब भी कोई रेलवे मिनिस्टर आया उसने बड़े दावे किए और कुछ ने ईमानदाराना कोशिशें भी की। साद रफ़ीक साहब, शेख रशीद साहब, कुछ ईमानदाराना कोशिशें यहाँ भी नज़र आईं, लेकिन वो उस सिस्टम को वो इवॉल्व नहीं कर सके, वो इस सिस्टम को हमारे पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद नहीं बना पाए। क्या वजह हुई ऐसा? कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं हमारे रेलवे सिस्टम के अंदर कि हम चाह कर भी वो नहीं कर पा रहे? गुज़िश्ता दौर में KCR कराची सर्कुलर रेलवे का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन वही
मुर्गे की एक टांग, मतलब उस पर भी कुछ भी नहीं हो पाया और सिर्फ बातें ही हुई, कुछ थोड़ा सा अर्ली वर्किंग ज़रूर हुई। कहने वाले कहते हैं कि उनको मौका नहीं मिला, लेकिन मौका जो है, मौके से फ़ायदा उठाना या मौके पर अपना सही अमल करके दिखा देना भी तो एक फ़न है ना। ऐसा क्या हो गया कि सारी फिजिबिलिटीज़ तैयार हों, पेपर वर्क तैयार हो, शायद इनिशियल स्टेज पर जो काम होते हैं, बुनियादी काम जिसे हम कहते हैं, वो भी कर लिए गए हों, लेकिन हम उससे पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते, और ये हमारा अलमिया है। अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की और एक ग्रीन लाइन या रेड लाइन, गालिबन उसका इजाफा कराची में एक और लाइन का इजाफा होने वाला है जो कमोबेश इस पूरे यूनिवर्सिटी रोड को कवर करती हुई सदर की तरफ आएगी। इसके मुजबिरात को अब तक मैं देखूं तो बहुत बुरे हालात हैं ट्रैफिक के लिए इस पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे चेन के अंदर। और गुज़िश्ता दिनों तो देखा गया कि जो ब्लॉकर्स लगाए गए थे, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शंस के तौर पर, कुछ इलाकों को, कुछ एरियाज़ को ब्लॉक किया जाता है और साइडों पर जो है वो बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं ब्लॉक्स की सूरत में, ताकि रास्ते को डाइवर्ट किया जा सके। उन पर कुछ दिनों पहले देखा गया कि उन पर अब पेंट हो रहा है, यानी कि वो जो इसको मुस्तकिल करने की कोशिश की जा रही है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। मतलब ये इस पर पेंट, फुटपाथ का या ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पेंट होना इन पत्थरों पर ये वाज़े करता है कि वरना पाकिस्तान में इस किस्म की कोई रिवायत है नहीं। मैं इस रिवायत की बात कर रहा हूँ, वरना तो होना चाहिए, दुनिया में हर जगह होता है, किसी भी ब्लॉकेज को किसी ख़ास अंदाज में रखा जाता है ताकि पता चले, साइन हो ये एक तरीके से कि यहाँ जाना है या यहाँ नहीं जाना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी रिवायत नहीं है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उसको बाकायदा तज़ीन व आराइश के साथ ब्लैक एंड येलो पेंट किया जा रहा है इन तमाम बड़े बड़े ब्लॉकर्स को। तो इससे लगता ये है कि ये हमारा सिस्टम जो है, ये हमारी लाइन जो है, ये हमारी बस लाइन जो है, जो रेड होगी या ग्रीन होगी, वो अब बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। लग ऐसे रहा है कि जो डेडलाइन थी हमारी, सुनने में ये आया था कि इन्हें हर सूरत में 2024 में इसका आगाज़ करना था, लेकिन बज़ाहिर जिस अंदाज से, जिस सुस्त रवि से, जिस तेज़ी से इसका आगाज़ हुआ था, पूरा कराची हैरान और परेशान था कि रातों रात जो है वो तमाम दरख्त उखाड़ दिए गए थे, फुटपाथों को श्रिंक कर दिया गया और एक हंगामा बर्पा हो गया कि बस कराची में जो ये बस की लाइन शुरू होने वाली है वो आइंदा आने वाले चंद माह में नहीं तो एक आध साल के अंदर इसका इफ्तिताह हो जाएगा। और ऐसा ही, इतनी ही तेज़ी से बखुदा आगाज़ हुआ था इसका। लेकिन फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब कमोबेश 2 साल से ज़ायद का अरसा आस पास का अरसा मौजूद हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। और मेरा ख्याल है अब तक हम इसका 50% काम तो क्या 25% काम पर मौजूद हैं। और काम की जो रफ़्तार नज़र आती है, जो रोज़ाना यहाँ से गुज़रने वाले लोग हैं, ख़ुद मैं भी इन्हीं में से एक हूँ, तो काम की रफ़्तार का उन इलाक़ों में इस पूरी यूनिवर्सिटी रोड पर तो गालिबन ना होने के बराबर है। और जब काम की रफ़्तार इतनी सुस्त होती है किसी भी जगह पर, तो उससे अंदाज़ा होता है कि अब ये बहुत लंबा अरसा चलने वाला काम है। और इस लंबे अरसे तक चलने वाले काम में आवाम को जो दुश्वारियाँ हैं, जिन सड़कों को ब्लॉक किया गया, वहाँ के दुकानदारों की अलग परेशानियाँ हैं, जिन सड़कों को खुला रखा गया वो इतनी श्रिंक हो चुकी हैं इन ब्लॉकर्स की वजह से, पार्किंग्स के गलत तरीक़ों की वजह से, मलबे के ढेरों की वजह से, कि वहाँ से गुज़रना और कई बार तो घंटों ट्रैफिक जैम हो जाता है। और नो डाउट लोग जब इस किस्म के हालात में रहते हैं तो फिर रॉन्ग साइड भी आने की कोशिश करते हैं। इन्हीं छोटी सड़कों पर अगर रॉन्ग साइड कोई बंदा या कोई गाड़ी आ जाए तो किस अंदाज से इस तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। हमारे यहाँ जब रोड ब्लॉक होते हैं तो वहाँ ट्रैफिक के कांस्टेबल्स या ट्रैफिक का इंतज़ामिया जो है वो ना होने के बराबर होती है, उन्हें ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ से वो जो थोड़ी बहुत होती है वो भी हट जाया करती है। तो ये आवाम का देरीना मसला इसी अंदाज से जारी है। और यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम तो हो रहा है, लेकिन इतना सुस्त है कि आगे आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रहा कि आइंदा 2 सालों तक भी यह मुकम्मल हो पाएगा। और आवाम की ये तकलीफ़ बदस्तूर जारी रहेगी। और क्या अगला रमज़ान और या इससे अगला रमज़ान भी हम इन्हीं दुश्वारियों में गुजारेंगे। तो वक्फ़े के लिए कहा जा रहा है, वक्फ़े के बाद हाज़िर होता हूँ और आपसे एक और नए मौजू पर बात करता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हाजिर हूँ और वक्फ़े से पहले मैंने कराची में होने वाले तरक्याती काम, बल्कि मुल्क भर में होने वाले तरक्याती कामों पर आपसे कुछ गुफ्तगू की, अपने कुछ ख़दशात और अपने कुछ अल्फाज आपके सामने पेश किए और बात की मैंने इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से और क्यों मायूसी फैली है आवाम में, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी बात की। नाज़रीन कराम, अब जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा टिपिकल भी है, सेंसिटिव भी है और नो डाउट कि मैं वकील नहीं हूँ, मेरा कानून की किसी किताब से गहरा रब्त नहीं है, तो शायद इस पर बात करना, कुछ थोड़ी सी लबकुशाई करना कहीं गलती का बायस ना बन जाए। लेकिन ये इतना अहम तरीन मौजू है, इतना अहम तरीन टॉपिक है कि इस पर एक मरतबा लबकुशाई करने का हक़ तो यकीनी तौर पर मुझे मिलना चाहिए, और वो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान होने वाली एक चुपकलिश, जिसे मैं कहूँगा एक ऐसा मुकाबला। हकीकत और सही कौन है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, इस पर कुछ लबकुशाई करना गालिबन, मैंने फिर कहा, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्या हमारे निज़ाम अदल वो अहबाब इंसाफ, निज़ाम इंसाफ के वो कदावर शख्सियात जिन्हें हम जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस कहते हैं, जस्टिस कहते हैं, क्या उनमें भी इतना इत्तफाक नहीं है? उनके इत्तफाक को कौन सेटल करेगा? जिस तरह से अदलिया का काम मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को, मुख्तलिफ इनफरादी लोगों को, मुख्तलिफ कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले इदारों को, मुल्की इदारों को, रियासत के इदारों को बिठाकर उनके दरमियान जो है वो बहस व मुबाहिसे के ज़रिए, एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू के ज़रिए, अपने फ़ैसलों के ज़रिए उनके अंदर अफ़ाम व तफ़हीम पैदा करना, उनको किसी एक नुक्ते पर लाना या फिर अपना फ़ैसला सादर करना कि अब ये होना चाहिए। जैसे इलेक्शन की मैं बात करूं, इलेक्शन पर हुआ, सदर को हमारी इलेक्शन कमीशन को बिठाया गया और फिर एक फ़ैसला सादर किया गया। तो क्या जब ये मामलात ख़ुद अदलिया, आला तरीन अदलिया पर नाफिज होंगे तो इनका फ़ैसला कौन कराएगा? शो कॉज नोटिस सर्व किया गया आज से कोई 5-7 माह पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को, उस वक्त जो है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, और उमर अता बंदियाल साहब ने ये जस्टिस तारिक मसूद साहब को रेफ़र किया। ये एक आइनी और मेरा ख़्याल है अदालती नुक्ता होता है कि ये इस पर किसी जस्टिस की राय लेना बेइंतहा ज़रूरी होती है, और उन शिकायत पर तो कहा यह जा रहा है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब को कमोबेश 3 से 4 माह तक इस पर अपना कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, किसी भी मसरूफियत के बाइस, कुछ भी वजह हो सकती है जिसके बाइस ये ले तो लाल का शिकार रहा। ये पूरा मसला, ये पूरा जो है मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। फिर जैसे उमर अता बंदियाल साहब को अपने ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ा, रिटायरमेंट होनी पड़ी, और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर का आगाज़ हुआ। इस दौर में कई बड़े फ़ैसले भी हालिया हम देख रहे हैं। इसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान, ये अहबाब हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, शायद और भी कुछ अरकान हैं। इन तीनों की राय से एक जो है शो कॉज नोटिस जो है वो सर्व किया गया मज़ाहिर अली नकवी साहब को, जो इनको मिल गया है, जिसका जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इसको इंडोर्स किया कि जी हाँ मुझे मिला है। लेकिन इसके जवाब में बदकिस्मती, मैंने फिर कहा कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा अजीब सा जो है निज़ाम है, और बदकिस्मती है कि ये हमारे घरों से, हमारे ऐवानों से, हमारे दीगर जगहों से होता हुआ निज़ाम अदल के ऐवानों तक भी पहुँचा है कि जवाब नहीं देना है। मुझसे क्यों जवाब मांगा जा रहा है? फ़लाँ ने भी तो जवाब नहीं दिया था। अगर आपसे आपकी शिकायत के लिए कहा जा रहा है, अगर कोई शिकायत है भी, अगर मिसाल के तौर पे जायज़ नाजायज़ इसको बाद में देखते हैं, अगर किसी से शिकायत है और अगर आप हक़ पर हैं तो आप इसका जवाब दीजिए। माजी में हमने देखा आज के चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी जो रेफरेंसेस हुए, या वो बेशक बदनीयती पर मबनी हों या थे, ये साबित भी हुआ है आगे आने वाले वक्तों में, लेकिन
सुनने में ये आया है और नो डाउट इस पर कुछ सीनियर तरीन वकला ने बात भी की है कि फ़ायज़ ईसा साहब को वहाँ पर इनके जवाब देने पर जो है वो बरी नहीं किया गया, यानी कि उनको उस जवाबदेही पर वापस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया था, क्या ये सवाल किया जा सकता है या नहीं। उस बेस पर जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के उस पर्टिकुलर रेफरेंस को या केस को जो है वो डिज़ोल्व किया गया, रिज़ॉल्व किया गया। यहीं पर आज अगर देखें तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब भी कुछ इसी किस्म का फरमान जारी किए हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन उस शो कॉज का जवाब नहीं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये शो कॉज का जवाब नहीं है। फिर उन्होंने एक इल्ज़ामात का और अपनी गुजारिशात का कहें या अपनी मुशाहिदात का कहें, उन तमाम चीज़ों को एक बड़े से कागज़ के पुलंदे में लिख के जो है वो हवाले कर दिया है जुडिशल कौंसिल साहिबा की किसी सेक्रेटरी, जो भी इनका प्रोसीजर है उसके हवाले कर दिया गया है जुडिशल कौंसिल। और उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द किया है, बल्कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इस पूरे रेफरेंस को, इस पूरे केस को, इस पूरे शोकॉज को देखना है, उन अहबाब पर जो है उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिए। जी हाँ, उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिए हैं, कई सवालात उठा दिए हैं और सवाल दर सवाल उठा दिए हैं। अब कहने वाले सीनियर तरीन लॉयर्स जो हैं वो कहते हैं कि अब शायद ये बात बहुत दूर तक जाएगी। आसानी से ख़त्म ना होने वाला ये सिलसिला जो है, जो आसानी से ख़त्म हो सकता था किसी भी अंदाज में, जजेस जब अवामी सतह पर ये मॉरल अथॉरिटी को खो दें, मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा अहम तरीन है कि ऐसे में कुछ सीनियर तरीन जजेस को सामने आना चाहिए अपनी दानिश में कि हर एक को जवाब देना चाहिए कौन है जो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस नहीं होने दे रहा और इसको किसी भी अंदाज में स्मूथली, जब अदलिया का निज़ाम जो है ये स्मूथ या एक म्याना रवि के साथ कायम नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो कैसे अवाम का निज़ाम अदल पर एतमाद बहाल होगा। और यही वजह है कि अवाम का ये जो निज़ाम अदल पर उठता हुआ, पैर दर पे उठता हुआ एतमाद है, अगर हम सुप्रीम जुडिशरी को देखें तो शायद कुछ हद तक एतमाद है, लेकिन अगर इसके बाद की अगर हम प्रोसीडिंग्स को देखें, हाई कोर्ट्स पर ये थोड़ा कम होता चला गया और हमारी जो जोनल कोर्ट्स, हमारी जो सिटी की कोर्ट्स होती हैं, उस पर तो ये निचली कोर्ट्स जिसे हम कहते हैं वो उन पर तो एतमाद ना होने के बराबर आवाम का रह गया है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस हम कहते हैं कि जिस लैतो लैल से और हज़ारों नहीं लाखों केसेस जो हैं वो रुल रहे हैं इस निज़ाम को, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट इन मामलात में उलझी रहेगी, आपस की चुपकलिश और आपस के मामलात को ही हम टेबल पर बैठकर सेटल नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हम हाई कोर्ट्स या हमारी जुडिशरी, निचली जुडिशरी या निचली छोटी कोर्ट्स को देख पाएंगे। बड़ा ही मुश्किल तरीन सवाल। हम सब न जाने किस राह पर गामजन हुए और पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपनी किसी भी दुश्मन की निगाह बद से महफूज रखे। हम इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार होते चले जा रहे हैं और हमें इस पर बड़ी बारीक बीनी के साथ गौर करना होगा। देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के मफाद में ये लड़ाइयाँ, ये आपस की चुपकलिश, ये आपस के तफर्रुक़ात किसी भी मौजू पर हो, क्यों हम एक जगह पर बैठकर किसी मसले को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। 15 जजेस हैं तो फिर हम 15 करोड़ अवाम को, 22 करोड़ अवाम को कैसे एक तरफ ला सकते हैं। 15 जजेस जो हैं वो एक राय नहीं रखते किसी एक मौजू के बारे में, एक राय ना रखें, अब ना रखें। एक इख्तलाफ राय का हक हर एक को हासिल होता है। आप उस पर बैठ कर एक सेर हासिल गुफ्तगू तो करें, यकीनन किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। आप काबिल तरीन वकला जो हैं वो एक मौके पर जाकर इस जस्टिस की सीट पर बैठते हैं, काबिल तरीन, जिन्हें दुनिया के वो तमाम केसेस इनके पास से होते हुए गुजर चुके होते हैं। सीनियरिटी का इनका एक अपना मयार होता है, उनकी बातों का, उनकी सोच का, उनकी मुशाहिदात का, उनके तजुर्बे का एक अलग मयार होता है जो उन्होंने अपनी पूरी प्रैक्टिस के दौरान हासिल किया होता है। और फिर कहीं जाके वो जजेस बनते बनते फिर यहाँ तक पहुँचते हैं, हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। क्या ये जजेस भी इतनी बैलेंस्ड जो है वो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, आवाम को एक अच्छा
पैगाम, अच्छा रिप्लाई नहीं दे पाएंगे और आपस में इसी अंदाज से उलझे रहेंगे। ये शायद मेरा ख्याल है कि एक अहम तरीन सवाल है हम सब के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को कम अज़ कम, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को कम अज़ कम इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस रियासत, इस मुल्क और इस वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह रख सकता है। हर सिटी में, हर शहर में, हर कोने करिए में अदालतें और पंचायती सिस्टम मौजूद है जो अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही हुआ करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कहते हैं ना कि एक मौके पर इंग्लिस्तान जल रहा था और किसी ने चर्चिल से पूछा था कि क्या हमारी ज़िंदगी अब बाकी रहेगी, क्या इंग्लिस्तान कायम रहेगा, क्या हमारा निज़ाम चल सकेगा, हमारी रियासत चल पाएगी। तो चर्चिल ने कहा एक बड़ा ही मशहूर मक़ूला कि क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं, क्या हमारी अदालतों का जो फ़ैसला साजी है वो अपने तौर पर मुनासिब तौर पे और अच्छी चल रही है। तो उन्हें बताया गया उस वक्त कि जी हाँ बिल्कुल अदलिया अपना काम बखूबी, बखैर खूबी अंजाम दे रही है, बाकी सारे मामला बिगड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था बड़ा मशहूर कि जब तक अदालतें अपना इंसाफ फराहम करती रहेंगी, इस मुल्क की, इंग्लिस्तान की तरक्की को या दोबारा खड़े होने को कोई नहीं रोक सकता। और आज हम देख रहे हैं कि इंग्लिस्तान या वेस्ट जिसने उन तमाम बातों को अपनाया जो हमारे दीन का माखज़ थी, इंसाफ और अदल हमारे दीन का माखज़ है, बुनियाद है कि इसके बग़ैर कहते हैं कि कुफ्र का निज़ाम, हज़रत अली का ये मक़ूला, मतलब क्या है, आप कहाँ अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने वो सारी चीज़ें अमीर से ही उधार ली हैं, लेकिन उस पर उन्होंने उधार लेकर उस पर काम करना शुरू किया। हमने इसकी मिल्कियत का तो बड़ा ज़िक्र किया, लेकिन हमने इस पर काम नहीं किया। तो हज़रत अली का वो कौल कि जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और यही हमारे साथ हो रहा है कि नाइंसाफ़ी दर नाइंसाफ़ी के बाइस आवाम का एतमाद उन तमाम इदारों के साथ साथ अदलिया पर भी उठता चला जा रहा है। तो अब अदलिया का फ़र्ज़, अदलिया का काम, सुप्रीम जुडिशरी का काम पहले तो ये है कि वो आपस में अफ़वाम व तफ़हीम के साथ ये 15 जजेस बैठें, किसी न किसी अंदाज में इन मामलात को सेटल करें। सेटल से मुराद जो भी इसका हक निकलता है, जो भी इसका सही हल निकलता है, उस तरफ जाएं। माजी को भूलते हुए मुस्तकबिल की तैयारी करें, हाल को बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पे ये काम अगर करती रही, और मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ी सी कोशिश, बड़े ही मुदब्बिर किस्म के जजेस इस बार सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, और नो डाउट कि बहुत सारे अजहान एक जैसे नहीं होते। हमारे कुछ सोशल मीडिया के साथी इसको दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं, लेकिन मैं किसी भी जुडिशरी को दो हिस्सों में नहीं बांट सकता, क्योंकि ऐसे फ़ैसले आए हैं जहाँ पर किसी जज को किसी ग्रुप का हिस्सा बनाया गया सोशल मीडिया पर, लेकिन वो उन्होंने फ़ैसला किसी और शक्ल में दिया, किसी और अंदाज में दिया, किसी और बयानी की सूरत में दिया। तो ये मेरा ख्याल है जजेस पर ये पाबंदी या ये ग्रुप बंदी का इल्ज़ाम लगाना मेरा ख्याल है एक हतमी तौर पर गलत बात है। ये तमाम जजेस इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और इन तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ हम इससे पहले भी देख चुके हैं। माजी में भी उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं। जजेस का फ़ैसला बिल्कुल उसी तरह से होता है, देखने का अंदाज़ होता है जिस तरह से क्रिकेट में एम्पायर का फ़ैसला भी गलत हो सकता है, उसकी निगाहें शायद हो सकता है उस मामले को, उस कैच को, उस LBW को उस सूरत में ना देख पा रही हो जिस अंदाज से मैं और आप मीडिया पर देख रहे होते हैं। तो या हमारे एक्शन रिप्ले में दिखा, एक्शन रिप्ले का मौका नहीं होता। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी एक्शन रिप्ले का कोई मौका नहीं होता। हम देख ये रहे होते हैं कि जजेस का अपना अंदाज़ होता है उस केस को देखने का। कोई बाइस्ड है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बाइस्ड है तो उसकी सज़ा तो यकीनी तौर पर दुनिया में तो शायद नहीं दी जा सकती, लेकिन इन मुनसिफिन को तमाम ही जजेस जो भी फ़ैसला साज है, अगर हम जज नहीं भी हैं, किसी फ़ैसले में हमें मुनसिफ के तौर पे बिठाया गया है, और अगर हम किसी की साइड लेते हैं जानबूझकर, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी बड़ी और दर्दनाक किस्म का अजाब है उन लोगों पर
दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। मैंने पढ़ी हैं कुछ चीज़ें ऐसी, और मैं हिल कर रह गया, और ऐसे किसी निज़ाम इंसाफ में या ऐसे इंसाफ के फ़ैसलों में जाते हुए डर सा महसूस होता है सम टाइम कि कहीं मुझसे ऐसी ख़ता ना हो जाए कि हम जवाब तलबी हमसे हो जाए और हम उसमें नाकाम रह जाएं। तो ये वो समझने की बात है। अगर हम समझने में कामयाब हो जाएं तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और इंसाफ और हक़ के साथ फ़ैसला करने की सआदत हासिल करें। नाज़रीन, वक्फ़े का वक्त हुआ है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बात करेंगे एक और नए मौजू पर, इंटरेस्टिंग मौजू पर, कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पे इस आखिरी हिस्से में यकीनी तौर पर बड़ी गहरी बातें पहले दो हिस्सों में हो चुकी हैं, तो थोड़ी सी एक खेल की तरफ चलते हैं और वर्ल्ड कप की जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में अब क्या रह गया है? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट हो चुका होगा, और क्या पोजीशन है पाकिस्तान को एक तवील रन्स बनाने हैं अगर पहली बैटिंग करता है तो, और इसके बाद इंग्लैंड को एक बड़े मुक़ल्लिल से स्कोर पर आउट करना है तो ही पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है। इससे पहले की पोजीशन ये थी कि न्यूजीलैंड हार जाए या मैच बराबर की सूरत में। बारिश का बड़ा मौका था न्यूजीलैंड के मैच में, गुज़िश्ता मैच में, तो ये न्यूजीलैंड और श्रीलंका गालिबन, तो ये बड़ी अहम तरीन सिचुएशन थी कि ये ऐसा हो जाएगा, और दुनिया भर में जो है वो बारिश तो बारिश नहीं हुई और श्रीलंका को बहुत बुरे अंदाज में शिकस्त हुई। जिसके बाद अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल करनी है, जो कमो पेश क्रिकेट की दुनिया में तो मुश्किल तरीन सूरत हाल होती है, लेकिन नामुमकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता। 400 से ज़ायद रन्स बनाने हैं और फिर 200 से भी कलील, पौने 200 के करीब रन्स पर आउट करना होगा अगर पहले बैटिंग होती है पाकिस्तान की, और पहले बैटिंग ना हुई तो फिर ये सारा मामला जो है वो अजीब व गरीब सूरत में निमट जाएगा कि इंग्लैंड के टोटल को कुछ चंद ओवर्स के शुरू के चंद ओवर्स में बनाना होगा, तो जो नामुमकिन सी बात है। तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर यह गुफ्तगू जारी है कि क्या पाकिस्तान को जीत की तरफ जाना, पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ के लिए जाना चाहिए, आर हो या पार हो। पाकिस्तान अगर इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है, पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्लानिंग कामयाबी की होनी चाहिए कि इस मैच में कामयाबी हासिल करके कमो बेश 5वें नंबर पे आकर कम से कम अफ़गानिस्तान, जो कि अब भारत की तरह हमारा दूसरा जो है वो बड़ा मुखालिफ या राइवल बन गया है, कम से कम अफ़गानिस्तान से तो एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 5वें और 6ठे नंबर की पोजीशन के हकदार करार पा सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर ये मैच जीतेगा तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर होगा। 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, तो पाकिस्तान अगर 5वें नंबर पे भी आता है तो गुड इनफ, क्योंकि इसमें 10 टीमें थीं और 10 टीमों में अगर 5वां नंबर हासिल होता है, 6ठा नंबर भी मुश्किल नहीं है, 6ठा भी नॉमिनल है, हो जाए, लेकिन 6ठे में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से एक स्टेप नीचे होगा, ये पाकिस्तानी शायद बर्दाश्त ना कर पाएँ। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड में जीत की तरफ जाना चाहिए। जीत के असबाब कुछ भी हो सकते हैं, नो डाउट। पाकिस्तान ने जो आगाज़ किया था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो फिर बारिश हुई है, पाकिस्तान को जीत मिली, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। पहले भी 25 ओवर्स के अंदर 200 से ज़ायद रन्स बन चुके थे। इस किस्म का आगाज़ हो जाता है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो पाकिस्तान को फोकस अपनी जीत की तरफ रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर आकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तो क्वालिफाई कर चुका है। मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान ने भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हालिया अब आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपने आप को क्वालिफाई कराया है। तो अफ़गानिस्तान से एक कदम आगे रहना, कम से कम ये तो पाकिस्तान का हक बनता है कि अफ़गानिस्तान से बहुत ही बड़ी और पुरानी टीमों में से एक है पाकिस्तान,
तो ये तो बड़ा अहम तरीन हम पर एक कर्ज़ है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इससे आगे नहीं। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर नाज़रीन कराम बड़े क्वेश्चन मार्क हुए हैं और ये क्वेश्चन मार्क पे दर पे जारी हैं। सवालात की बौछार है और बाबर आज़म सवालात का जवाब देते देते थक गए हैं। लेकिन मैं क्रिकेट को खेल की सूरत में ही देखता हूँ। कोई दिन होता है किसी का कि उनकी परफॉर्मेंस अल्लाह तरीन परफॉर्मेंस होती है और कभी दिन होता है कि पाकिस्तान के कोई भी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं जा पाती। अगर पाकिस्तान को हम देख रहे हैं तो इस मौके पर हमें इंग्लैंड को भी देखना चाहिए, वर्ल्ड चैम्पियन रही है। हमें जो है वो चैम्पियंस टीमों में से एक है। न्यूजीलैंड को देखना चाहिए, चैम्पियंस टीमों में से एक है। श्रीलंका का एक अपना मयार था। तो ये वो टीमें हैं जो पाकिस्तान से कदरे पीछे हैं, बल्कि काफ़ी पीछे हैं। पाकिस्तान ने कुछ थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस की है, इसीलिए 5वें और 6ठे नंबर पर प्लेस किया जा रहा है पाकिस्तान को। तो ये खेल है, इसको खेल की सूरत में ले। हाँ, जो गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ रही हैं, उस पर हमें यकीनी तौर पर गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मत से नाज़िर हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम की वजह से हमारे यहाँ टैलेंट तो बेपनाह है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है इन क्रिकेटर्स को आगे तक ले जाने का, उनको परफॉर्मेंस पर ले जाने का, उनकी सिलेक्शन का, इनके करता धरता लोगों का सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें बड़ी क्वेश्चन मार्क हैं। मतलब हम अगर कराची की और शहरों की क्रिकेट को अगर हम देखें तो शहरों की क्रिकेट का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी कहा यही जाता है कि बहुत बड़ा हंगामा जो है क्रिकेट शहरों की क्रिकेट पर अपना असर व रसूख या अपना कब्ज़ा जो है वो रखने के लिए बड़ा असर व रसूख इस्तेमाल करना पड़ता है, बड़ा पैसा बहाना पड़ता है इन शहरी क्रिकेट पर। तो फिर पीसीबी जैसे बड़े जो मुल्की सतह पर और नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं या उन्हें देखते हैं, उस लेवल पर अगर हम अपनी आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह रेत में दबाए ये सोचेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये ठीक नहीं चलता। हमें बुनियादों को ठीक करना होगा, बुनियादों को ठीक करने की तरफ जाना होगा। हर हुकूमत, मेरी कितनी हैरत अंगेज़ बात है हमारे लिए, और मैं तो हैरान हूँ, शायद दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता होगा, इल्ला के बांग्लादेश और भारत में कह सकता हूँ, शायद वहाँ होता हो ऐसा, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, कभी ऐसा लाइमलाइट में या हाईलाइट में ये चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर हुकूमत, हर आने वाली हुकूमत, नई हुकूमत पिछले पीसीबी चेयरमैन को हटाती है और अपना नया चेयरमैन, अपना सवाबदीदी चेयरमैन लेके आती है। ये सियासी पोस्टिंग्स जो है ना, ये होती हैं वो सबसे बड़ी जड़ उस फसाद की जिसका खमियाजा में और आप फिर इन बड़े इवेंट्स में भुगतते हैं। जब आप सिस्टम को चलने नहीं देते, जब आप सिस्टम को इवॉल्व ही नहीं होने देते, तो होता यही है कि इस किस्म के धचके लगते रहते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट बेबहा है। जहाँ से देखें, कोनों से, खुदरों से, चप्पो से, देहातों से क्रिकेट का इतना ऐसा टैलेंट सामने आया है माजी में कि बदकिस्मती ये है कि हम इसे संभाल नहीं पाए। मोहम्मद आसिफ की मिसाल देखें और यकीन तो मोहम्मद समी की मिसाल देखें, और मतलब ऐसी बेशुमार जो है ना मिसालें हमारे सामने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्रिकेट बोर्ड या इस क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए थी, उस पर तवज्जो नहीं हुई और हम जो है इन क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा तरबियत नहीं कर पाए। और हमने तो देखा कि हमारे क्रिकेटर्स को पाबंद सरासल भी रहना पड़ा वेस्ट में, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी छोटी सी कोताही या अपनी छोटी सी मैं लालच कह दूँ। ये सब तरबियत का काम होता है जो पीसीबी को करना थी, पीसीबी को निगाह रखनी थी, पीसीबी को चेक एंड बैलेंस करना था। लेकिन बदकिस्मती से हम उनके अंदर अपने मुल्क की उस मोहब्बत को, पैसे की मोहब्बत तो बहुत है, कहते हैं कि लाखों रुपए माहाना तनख्वाह है, मैच फीस अलग है, इनके बोनसेस अलग हैं, लेकिन हम ने तरबियत के सतह पर पैसा तो बहुत इनके पर बहाया है, लुटाया है, लेकिन तरबियत की हद तक हमने इनसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। और यही हुआ कि माजी में भी हमने कुछ धचके उठाए, आज फिर उठा रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जा रहा है, ये सियासी पोस्टिंग्स हमारे चेयरमैन्स की इसी तरह से होती रही, तो माजी में आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही धचकों के लिए तैयार रहें। फिर हमें कहना नहीं चाहिए
फिर हमें गिला नहीं करना चाहिए इन खिलाड़ियों से, क्योंकि ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जब निज़ाम और बुनियाद ही किसी चीज़ की गलत या बेबुनियाद होगी तो शायद आगे आने वाले रिज़ल्ट ऐसे ही हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानात के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।